ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा है और ये मेरठ के मंच से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को ललकारा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यों की कीमत देश को आज तक चुकानी पड़ रही है। यानी कि कांग्रेस ने जो 70 सालों तक राज किया, उन तमाम राज का जो खामियाजा है वो आज देश को भुगतना पड़ रहा है। जब हमारे छोटे भाई चौधरी जयंत संसद में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की मांग करने के लिए बोलने लगे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। देखिए पूजा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जयंत चौधरी को हाईलाइट किया। और कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस दौरान हमने कहा था कि जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह का जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है और उस इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं बीजेपी भुनाना चाहती है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो खबर है दैनिक भास्कर के पेज नंबर 2 पर छपी हुई है, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे किस तरह से मेरठ में जब चुनावी रैली करने के लिए वहां पर पहुंचे पीएम मोदी, तो वहां पर न केवल उन्होंने चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने साफ कहा कि देश को जिसने भी लूटा है वो पैसे लौटाने होंगे। और साथ ही विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, आगे भी जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसे वो पैसे लौटाने होंगे। भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगातार कसने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और न केवल मेरठ में विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि ये भी कहा पीएम मोदी ने कि आम जनता खुद कह रही है तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये बातें खुद देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कही। और बिल्कुल, जब ये प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के उनके अंदर कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पर नजर आया। देखिए, पिछली बार 2019 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 80 में से 62 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, एनडीए के खाते में गई थी। और वो जो है, जो संख्या है, जो संख्या बल है सीटों का, वो बढ़ सकता है, ये प्रधानमंत्री को पूरा यकीन है। और इस बार ये यकीन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो जयंत चौधरी के साथ मंच पर खड़े थे और साथ में चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से सम्मानित किया गया और वेस्ट की सीटों पर, पश्चिम की सीटों पर चौधरी चरण सिंह का इम्पैक्ट है, उस वजह से प्रधानमंत्री के जो हौसले हैं, या यूं कह सकते हो कि एनडीए के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी मंच पर मौजूद थी। जयंत चौधरी थे, अनुप्रिया पटेल मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे और साफ तौर पर जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से विपक्षियों ने प्रदेश हो या देश हो उनका भट्टा बैठा दिया है। देखिए, और पीएम मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर कह रही है मोदी की गारंटी, तो दैट मीन्स कि मोदी की गारंटी। और हम चुनाव जीतते ही सीधे तौर पर अगले 100 दिन हमें क्या करना है, किन मुद्दों पर काम करना है, ये प्लान पहले से ही तैयार करेंगे और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो वहीं बढ़ते हैं आगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया, कहा देश को विभाजित करना चाहती है कांग्रेस। और शाह ने कहा कि कांग्रेस का एक सांसद देश को बांटने की बात करता है और कभी कभी वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान करते हैं। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वो केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं, ये बात अमित शाह ने कही है। और देखिए, इस खबर को जगह दैनिक भास्कर के पेज नंबर, माफ कीजिएगा, दैनिक जागरण के पेज नंबर 12 पर मिली है। काम के दम पर भाजपा फिर से सरकार बनाएगी, ये हेडलाइंस है। और हेडलाइंस के नीचे देश को विभाजित करना चाहती है कांग्रेस, ये अमित शाह के बयान को कोड किया गया है। देखिए, और सिर्फ दैनिक जागरण ही नहीं बल्कि दैनिक भास्कर और तमाम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी आपको इसी तरह की हेडलाइंस देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या कहा गया है, क्या कोड किया गया है, वो आपको एक बार बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया था कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान सरकार ने, अब देखिए, कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी भारत की एकता और अखंडता को
किस तरीके से उसके खिलाफ देश को विभाजित करना चाहती है। और सिर्फ जागरण ही नहीं बल्कि भास्कर में भी इस खबर को जगह मिली है, नवभारत टाइम्स में भी इसको जगह मिली है और कई जगहों पर कई न्यूज़पेपर्स ने तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। उनका कहना है कि कोच्चा तिवु जो एक तरीके का द्वीप था, श्रीलंका का द्वीप था, उसको लेकर के अब एजेंडा बनाया जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है। और अब तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि अखंडता और एकता को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है और इसको सेंटर में रख के आगे बढ़ना चाह रही है। बिल्कुल, तो देखिए विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को साथ रहने की नसीहत दी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों ने एकता का प्रदर्शन किया है और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विभिन्न राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बावजूद राष्ट्रीय मुद्दों पर सबको एक मंच पर आने और एकजुट रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि एक होकर लड़ेंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। तो देखिए फिलहाल दिल्ली दैनिक जागरण का अखबार मेरे पास है और इसके पेज नंबर 5 पर इस खबर को जगह दी गई है और आप देख पाएंगे कि इसमें हर उस बात का जिक्र किया गया है जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर और देश के पीएम पर आरोप लगा रहा है और उन पर कटाक्ष कर रहा है। हालांकि देखिए पति के बाद सुनीता ने भी रामलीला मैदान में शुरू की राजनीतिक पार और इस दौरान विरोध किया गया था और प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ न केवल विरोध किया गया बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई आरोप लगाए। पूजा बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से जो तमाम जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है, टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहती है और हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए और एकता की बात ना केवल एनडीए कर रही है बल्कि इंडिया अलायंस भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे 28 दल जो वहां पर पहुंचे थे उनकी ओर से न केवल बीजेपी पर आरोप लगाए गए बल्कि जमकर सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा था। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। भारतीय राजनीति के पुरोधा आडवाणी ने 7 दशकों से अधिक समय तक अटूट समर्पण और विशिष्टता के साथ देश की सेवा की है। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये पूरा पुरस्कार समारोह था, सम्मान समारोह, ये एक दिन पहले हो गया था जिसमें 4 लोगों को सम्मानित किया गया और एक दिन के बाद आडवाणी को ये प्राइज दिया गया या यूं कहें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो क्यों? आपको बता दें कि स्वास्थ्य कारणों के चलते आडवाणी उस सम्मान समारोह में नहीं पहुंच पाए थे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी के तो जो तमाम आला लीडर्स थे वो खुद लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे और आवास पर पहुंचने के साथ ही उनको सम्मानित किया गया। देखिए दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पर इस खबर को जगह दी गई है। देखिए ये वो खबर है जिसको जगह दी गई है। भारत रत्न प्रदान किया। अब लालकृष्ण आडवाणी के बारे में थोड़ा सा समझते चलिए। लालकृष्ण आडवाणी कौन है? लालकृष्ण आडवाणी 1927 में कराची में उनका जन्म हुआ था। 1947 में विभाजन की पृष्ठभूमि के दौरान वो भारत आए और भारत में ही आकर के बस गए। लाहौर में थोड़ी सी शिक्षा हुई, फिर उसके बाद इंडिया जब आए तो लॉ की पढ़ाई उन्होंने करी। लॉ की पढ़ाई के साथ साथ फिर वो जनसंघ से जुड़े और जनसंघ में जुड़ने के बाद महासचिव का पद मिलता है और बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से लालकृष्ण आडवाणी एक बताए जाते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि लालकृष्ण आडवाणी जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भारत रत्न और भारत रत्न का इम्पैक्ट क्या है। लालकृष्ण आडवाणी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 सीट से लेकर के 2024 में बीजेपी को इतना बड़ा सपना देखने की ताकत दी है। राम नाम जिसके
वेग पर या यूं कहें कि लहरों पर सवार होकर के बीजेपी आज आगे बढ़ रही है, वो लाल कृष्ण आडवाणी की ही देन है। ना लाल कृष्ण आडवाणी रथ निकालते, ना राम नाम की पूजा यात्रा होती, और ना 24 में राम एजेंडा बनते या यूं कहें कि कोर एलिमेंट बन पाते चुनावों का। बिल्कुल, तो देखिए न केवल भारत रत्न सम्मान से नवाजे गए लाल कृष्ण आडवाणी, बल्कि उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते वो नहीं पहुंच पाए थे राजभवन। उसके बाद उनके आवास पर खुद द्रौपदी मुर्मू पहुंची। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि देश के प्रति उनका क्या योगदान रहा होगा कि उन्हें वहां पहुंचना पड़ा। तो देखिए, चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस को फिर से आईटी से नोटिस मिल गया है। एक तरफ मंच साझा करते हैं, मंच पर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी, सभी मिलकर के संयुक्त तौर पर मंच साझा करते हैं। लेकिन पीछे से खबर क्या आती है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक नया नोटिस थमा दिया है। और ये खबर देखिए, ये खबर आयकर विभाग ने के नए नोटिस से कांग्रेस जो है वो दहली हुई है और अलग अलग पेपर में इस खबर को जगह दी गई है। हम फिलहाल आपको जागरण दिखा रहे हैं, जागरण में इसको जगह दी गई है। इसी तरीके से भास्कर हो गया और भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं जहां पर जगह दी गई है, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। मुख्य तौर पर सर्वाधिक बड़ी विपक्षी पार्टी मौजूदा समय में तो फिलहाल 4 राज्य हैं कांग्रेस के पास, और जिस तरीके से राहुल गांधी मंच पर कल बोल भी रहे थे कि भाई हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है, खाता हमारा सीज कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आईटी ने नोटिस जारी कर दिया है और 1745 करोड़ का ये नोटिस जारी हुआ है। ये नया नोटिस आया है और पार्टी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। अब इसमें जिक्र क्या दिया गया है? ये नोटिस वित्तीय वर्ष 2014 से 2015, फिर उसके बाद 16 से 17 के बकाये से जुड़ा हुआ है। पहले जो आप नोटिस का जिक्र समझ रहे थे, जिसमें अलग अलग नोटिस दिया जा रहा था, वो जिक्र था 2017-18 के लिए, जिसमें 18,000 के करोड़ का जो जुर्माना था वो लगाया गया था पूजा। अब ये नया नोटिस है और इस नोटिस में जिक्र है 2014-15 और 16-17 का। बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस इसको लेकर लगातार विरोध भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को झटका लगा, और साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है, यानी कि विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से जो तानाशाह रवैया है वो सरकार का चल रहा है। और अगर हमारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे चुनाव से पहले, तो आखिर हम चुनाव लड़ेंगे कैसे? आखिर चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जो पैसे लगने हैं वो आएंगे कहां से? लेकिन फिलहाल इसमें तमाम आरोपों के बीच भी कांग्रेस को कहीं से कहीं तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस मामले में आगे और कितनी परेशानी कांग्रेस की, विपक्ष की बढ़ने वाली है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आईटी को लेकर कांग्रेस की परेशानियां बढ़ती ही नजर आ रही है। अब देखिए, इसमें कांग्रेस ने क्या दलील दी है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जिस 135 करोड़ का जिक्र हो रहा है बकाए का, वो देखिए यहाँ पर इसको कोड किया गया है। जिस 135 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है, वो 135 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने खाते से पहले ही निकाल लिया। जब आप दैनिक जागरण पढ़ रहे होंगे तो इस लाइन को जरूर आप पढ़िए। आज यहाँ पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आप हमसे पैसे तो मांग रहे हैं, लेकिन आपने हमारे खाते से तो पहले ही वो पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। अब आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? हालांकि जो पहला नोटिस जारी हुआ था वो 18,022 करोड़ रुपए के लिए था, और ये जो नया नोटिस है वो 17,045 करोड़ रुपए के लिए। बिल्कुल, तो देखिए 17,045 करोड़ का नया नोटिस जो है वो भेजा गया है कांग्रेस के पास, और ऐसे में इसको लेकर आरोप कई लग रहे हैं। और अब देखना यह है कि कांग्रेस पे जब इस तरह के आरोप लगे हैं, इन गंभीर आरोपों से आखिर पीछा कैसे छुड़ा पाएगी कांग्रेस? तो देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, दैनिक भास्कर के भी पेज नंबर 1 पर देख लीजिए। दैनिक भास्कर का भी पेज नंबर 1, जैसे कि मैं आपको बता रही थी अभी कि अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से इस खबर को जगह दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है और साथ में यहाँ पर कांग्रेस पर
साल दर साल किस तरीके से जुर्माना लगा है, इस बात का जिक्र किया गया है। न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर किया है कि 1954 और 55 में 53.90 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। 2014-15 में 663 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। 15-16 में 663.89 करोड़ रुपए का जुर्माना लगता है। 16-17 में 417 करोड़, 17-18 में 181 करोड़ और 18-19 में 178 करोड़। और इसी तरीके से ये जो जुर्माना है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो जुर्माना राशि बढ़ते के साथ ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। फिलहाल हाल ही में जो नोटिस भेजा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, अब उस पर क्या जवाब तलब किया जाएगा और उस पर क्या आगे पूछताछ होगी, आखिर किन की मुश्किलें बढ़ेंगी और किसको होगी परेशानी चुनाव से पहले, ये वक्त बताएगा। तो बिल्कुल चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ खास है। अगली खबर में नितिन गडकरी को लेकर के ये खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 370 सीट लाने में दक्षिण भारत मदद करने वाला है। हालांकि पूजा देखिए, इस बात का जब जिक्र नितिन गडकरी कर रहे हैं तो नितिन गडकरी की इस बात को मैं इस तरीके से थोड़ा कोड करूंगी कि नितिन गडकरी की बात को जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी लगातार कह रहे थे कि नॉर्थ जो है वो सैचुरेशन है, नॉर्थ सैचुरेशन है और नॉर्थ के सैचुरेशन की जो पूर्ति है वो अब दक्षिण से होने वाली है। तो देखिए, दक्षिण को अगर आप समझेंगे तो 131 सीटें पूरे दक्षिण में आती हैं। तो मोदी के 370 का लक्ष्य हासिल करने में दक्षिण भारत करेगा मदद। तो देखिए, दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में 131 के करीब सीटें आती हैं और 131 सीटों पर किसी तरीके से बीजेपी पिछले चुनावों में 14 के करीब सीटें जीत पाई थी और इस लिहाज से बीजेपी को इस बार का पूरा भरोसा है कि साउथ से ही सीटों की पूर्ति होने वाली है। बिल्कुल, और देखिए इस खबर को जगह दी गई है दैनिक जागरण के पेज नंबर 12 पे। इस खबर को आप देखिए जिसमें जिक्र किया गया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है दक्षिण भारत मदद करेगा। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ये बयान दिया गया, ये खबर आप देख रहे हैं। देखिए, केंद्र मंत्री ने कहा कि विपक्ष को कमजोर या मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। पिछले 10 सालों के कार्यों के कारण नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। दक्षिण और पूर्वोत्तर में जो काम किया गया है हमें उसका परिणाम मिलना शुरू हो चुका है। और दक्षिण को लेकर जिस तरह से जिक्र किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण साधना मुश्किल है, उसी पर नितिन गडकरी ने यह बयान दिया। और नितिन गडकरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी को कमजोर या फिर किसी को ताकतवर बनाना ये बीजेपी की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। और रही बात दक्षिण में परिणाम की, तो हमारा कार्य जो है, जो हमारा काम है, उसके जरिए हमें परिणाम भी मिलेगा और तीसरी बार देश के पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। पूजा, बिल्कुल पूजा, देखिए अभी हाल ही में किस तरीके से बीजेपी ने काशी तमिल संगमम कराया और उसके अलावा रामलला की जो मूर्ति थी वो भी सांवली थी। उस मूर्ति का भी फॉर श्योर इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है उससे रामलला की मूर्ति को कंपेयर किया जाता है। और पहली बार नॉर्थ में किसी प्रचलित मंदिर में, यूं तो आपको तमाम मंदिर ऐसे मिलेंगे जहां पर सावली या यूं कहें कि गौर वर्ण नहीं बल्कि श्याम वर्ण की प्रतिमा है, लेकिन पहली बार रामलला की जो मूर्ति है वो जब श्याम वर्ण की वहां पर स्थापित की गई तो सीधे तौर पर यह आरोप विपक्ष लगाने लगा कि बीजेपी यहां पर भी अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। और सभी जानते हैं कि राम हमेशा से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहे। बिल्कुल, देखिए और इसमें यह भी जिक्र किया गया कि नरेंद्र मोदी के 370 सीट का लक्ष्य हासिल करने को लेकर किसी तरह के कोई दो राय नहीं है। 370 सीट
हासिल करने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो जरूर पूरा होगा। हालांकि बीजेपी 400 पार की बात कह रही है, 400 पार का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन 370 सीटों का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि हम अपने कामों के आधार पर दक्षिण क्या पूरे भारत में जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। और नॉर्थ की सिचुएशन को अगर पूजा देखा भी जाए तो नॉर्थ की सिचुएशन इस समय बीजेपी के लिए वाकई सैचुरेशन वाली हो गई है। और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी कहना है कि नॉर्थ से जिन सीटों की हानि होगी उन सीटों की प्रतिपूर्ति बीजेपी साउथ से ही कर सकती है, वहीं पर पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और कर्नाटका में जेडीएस से अलायंस है बीजेपी का, और ऐसे में जिस तरह से लगातार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वहीं आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ टीडीपी से अलायंस में है बीजेपी, यानी कि टीडीपी भी एनडीए का एक हिस्सा है। और ऐसे में कहा जाता है कि दक्षिण एरिया की जब आप बात करते हैं तो दक्षिण में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा काफी ज्यादा है। ऐसे में क्षेत्र पार्टियों को अपने साथ शामिल करना, उनकी मजबूती के आधार पर अपनी पार्टी को मजबूत करना और उन्हें एनडीए का हिस्सा बनाकर इस चुनाव को जीतना, तमाम ऐसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और एनडीए को सहयोग भी इस बार चुनावी मैदान में काफी ज्यादा तमाम पार्टियों का मिल रहा है, चाहे वो विपक्ष जो पहले रहा हो वो एनडीए में शामिल हो गया, दल बदल की राजनीति चाहे रही हो, या फिर क्षेत्रीय पार्टियों का भी एक एक कर बीजेपी में शामिल होना और निर्दलीयों का भी एक एक कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, ये बताता है कि बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी को कई लाभ मिलने वाले हैं। बिल्कुल, कई लाभ मिलने वाले हैं। और इस बात का जिक्र देखिए नितिन गडकरी तक कर रहे हैं। नितिन गडकरी जिनको बहुत ही सटल नेता पूजा माना जाता है और बहुत ही सौम्य पारदर्शी उनकी छवि है। और आप जहाँ जहाँ जाएंगे, विपक्ष में जाइए, देश के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, नितिन गडकरी को लेकर के जब बयान सामने आते हैं तो लोग कहते हैं कि यही है राइट चॉइस। बिल्कुल। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते खबरों की ओर। देखिए, 5 अप्रैल को कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है और इसको लेकर पूरी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कहा है कि 5 अप्रैल को वो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, जिसमें चुनावी वादे किए जाएंगे, दावे किए जाएंगे कि अगर कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस जीतती है तो अगले 5 साल देश के पक्ष में, जनता के पक्ष में क्या काम किए जाएंगे, किन मुद्दों पर पूरा फोकस होगा, इसको लेकर 5 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। और देखिए, इस खबर को जगह दी गई है दैनिक जागरण के अखबार में, पेज नंबर 1 पर आप देखेंगे, जिसमें जिक्र किया गया है कि 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। और न केवल जो मैनिफेस्टो है जारी किया जाएगा, बल्कि उसमें हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, साफ कहा गया लोकसभा चुनाव के लिए 5 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। साथ ही कहा गया कि इसके अलावा पार्टी ने बीजेपी के अंतिम क्षण में घोषणा पत्र समिति को लेकर भी कांग्रेस पर और इंडिया अलायंस पर कटाक्ष किया, लेकिन जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस दौरान जयराम रमेश ने एक बात का जिक्र किया जो बहुत महत्वपूर्ण है आप तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि 5 न्याय और 25 गारंटी जारी हम करेंगे और इस पर पूरा फोकस हमारा रहेगा और कोशिश ये भी रहेगी कि जो गारंटी हम दे रहे हैं या जो वादे हम कर रहे हैं उसे पूरा भी किया जा सके, क्योंकि बीजेपी पर तो हमेशा से कांग्रेस वादा खिलाफी का आरोप लगाती रही। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से तेजस्वी ने मंच से भी कहा था कि वादा करके तुम तो धोखेबाज हो और वादा करके भूल जाते हो, और रोज रोज तुम जो मोदी जी ऐसा करोगे, जनता जब भूल जाएगी तो हाथ मलोगे, ये तेजस्वी यादव कहते नजर आए थे। हालांकि देखिए, अब हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मंच का जिक्र कर दिया। मंच का जिक्र यहां पर इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की गारंटी या यूं कहें कि मोदी की गारंटी का काट लेकर के आने की कोशिश कर रही है। और ये गारंटी अभी से नहीं, बल्कि आपने पीछे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनावों में भी, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ हो, राजस्थान का चुनाव हुआ हो, आपने अलग अलग जगह देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस 5 गारंटी के साथ काम कर रही थी। लेकिन इस बार अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने 25 गारंटी का जिक्र किया है।
कुछ बातों का जिक्र यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ने जब कल रैली हो रही थी तो मंच से भी कहा था। बिल्कुल देखिए, और 5 अप्रैल को जब मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा तो इससे पहले चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, इस तरह के मुद्दे न केवल बीजेपी उठाती है बल्कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर कटाक्ष करती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 25 गारंटी का जो जिक्र किया जा रहा है, आखिर इस 25 गारंटी में किन मुद्दों को जगह दी जाएगी। और 2 अहम मुद्दे जो है, एक तो युवा और दूसरा जातीय जनगणना, जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने जरूर सुना होगा। राहुल गांधी कई बार ये कहते नजर आए थे कि हम पूरा फोकस जातीय जनगणना पर करेंगे और यही पूरा फोकस उनका रहेगा लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में। तो चलिए अगली खबर का जिक्र करते हैं। सुनीता केजरीवाल ने रामलीला मैदान से हुंकार भरी और उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी है, ये माना जा रहा है। अब इसकी शुरुआत क्यों माना जा रहा है? क्योंकि सुनीता केजरीवाल उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान अन्ना आंदोलन से शुरुआत करी थी। उसके बाद रामलीला मैदान में समय समय पर अरविंद केजरीवाल नजर आते रहे, लेकिन पहली बार अपने पति के संदेश के साथ सुनीता केजरीवाल मंच पर मौजूद थी और काफी ज्यादा पूजा भावुक भी नजर आ रही थी। बिल्कुल देखिए, और इस खबर को जगह दी गई है दैनिक जागरण के पेज नंबर 5 पर। हालांकि देखिए, ये प्रमुख खबर है और इस खबर को हर एक न्यूज़पेपर ने अपने कॉलम में, अपने पेज पर जगह जरूर दी है। आप इस खबर को जरा देखिए और जूम करके मैं चाहूंगी कि आप इस खबर के जरिए ये देख पाएंगे, सुनीता केजरीवाल आपको मंच पर नजर आ रही है। जब उन्होंने संबोधित किया तब वहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता वापस से अरविंद केजरीवाल को चाहती है। और देखिए, रामलीला मैदान पूजा, वो मैदान जो कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है। यहीं से शुरुआत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हुई थी और यहीं से शुरुआत संबोधन की है सुनीता केजरीवाल ने, जिनके नाम का कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है अगर आज सुनवाई के दौरान अगर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं तो क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली सीएम बन सकती है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल देखिए, अब अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने सुनीता केजरीवाल के संबोधन को कोट किया है, वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी देखिए कोट किया है, यहाँ पर सुनीता केजरीवाल के बयान को कोट किया गया। उन्होंने सुनीता केजरीवाल को कोट करते हुए कहा है कि केजरीवाल और लॉयन कांट बी केप्ट इन जेल फॉर लॉन्ग। ये सुनीता केजरीवाल ने कहा है, उनके बयान को कोट किया गया। ये बात उन्होंने बहुत ही ज्यादा भावुक होकर के मंच से कही। यही बात नवभारत टाइम्स कह रहा है। देखिए, सुनीता केजरीवाल ने जेल से जो संदेश वो अरविंद केजरीवाल का लेकर के आई थी, उसको जगह दी है नवभारत टाइम्स ने। जो सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा था उसको यहाँ पर कोड किया है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर दैनिक भास्कर ने भी इसको कोड किया है। दैनिक भास्कर ने सुनीता केजरीवाल के जो बयान था इसको बड़ी हेडिंग बनाया है। इसके अलावा टाइम्स ने भी इसको कोड किया है। सुनीता केजरीवाल लिस्ट सीएम की 6 गारंटी को भी यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ने लिस्ट किया है। इस बात को टाइम्स ने जगह दी है। बिल्कुल देखिए, और कई बातों का जिक्र किया गया। जेल से जो संदेश आया उसे भी पढ़कर सुनीता केजरीवाल ने आमजन के सामने रखा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। तो चुनावी बयार है, खबरों की भरमार और चुनावी खबर और तमाम हलचल के साथ कल भी आपके सामने न्यूज़ इंडिया पेश होगा। देखना ना भूलिए चुनावी खबर अखबार पर नजर।